अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को सरेंडर करने के इंतबाह पर रद्द-ए-अमल देते हुए खबरदार किया है कि ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। अमरीका की किसी भी फौजी कार्रवाई के संगीन और नाकाबिले तलाफी नताइज होंगे। ईरानी कौम से खिताब में सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई ने कहा कि इजराइल ने ईरान पर हमला करके संगीन गलती की है जिसकी उसे सजा मिलेगी। ईरान किसी धमकी के आगे हथियार नहीं डालेगा। उन्होंने कहा कि अवाम शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले को फरामोश नहीं करेंगे। इजराइल ने बड़ी गलती की है, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अमरीका ने दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में अपनी आलमी बालादस्ती कायम रखने के लिए कई ममालिक में रजीम चेंज की पॉलिसी इख्तियार की। एशिया में ईरान उन अव्वलीन ममालिक में शामिल है जहां 1953 में मुसद्दिक हुकूमत को CIA की मदद से हटाकर शाह ईरान को दोबारा मुसल्लत किया गया। इसी तरह 1967 में इंडोनेशिया में सुकार्नो हुकूमत के खिलाफ खूनी बगावत करवाकर सहारतों को बरसरे इख्तिदार लाया गया। 2003 में हमले के नतीजे में इराक में सद्दाम हुसैन का इख्तिदार खत्म किया गया। लीबिया में 2011 में मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को नेटो की बमबारी की मदद से हटा दिया गया, जिसके बाद मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया। लातीनी अमरीका में अमरीका की मुदाखलत का एक तवील और तारीक बाब है। चिली, निकारागुए, होंडुरास, ग्वाटेमाला और वेनेजुएला जैसे ममालिक भी अमरीकी मुदाखलत का निशाना बने हैं। 2001 में अफगानिस्तान में रजीम चेंज की मिडल में भी इतनी ज्यादा पुरानी नहीं। ये मुदाखलतें अमूमन तेल, मादनियात और नजरियाती वजूहात की बुनियाद पर की गई हैं। इनका मकसद न सिर्फ मकामी तरक्की पसंद और कौम परस्त हुकूमतों को हटाना बल्कि अमरीका नवाज हुकूमतों को बरसरे इख्तिदार लाना था। इन मुदाखलतों के असरात आज भी इन खित्तों की बदअमनी, गुर्बत और अदम इस्तेहकाम की सूरत में मौजूद हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि अमरीका ईरान में 1980 के बाद से मुतअद्दिद मरतबा रजीम चेंज करवाने की कई बिलवास्ता कोशिशें करता रहा है, मगर अब अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी कि ईरान गैर मशरूत तौर पर सरेंडर कर दे, अमरीका की तरफ से क्या ईरान में रजीम चेंज की बिला वास्ता कोशिश का आगाज है? अगर ऐसा है तो क्या अमरीका इस कोशिश में कामयाब हो पाएगा? क्या 2003 में दूसरी वजूहात के अलावा इसराइली ख्वाहिश पर सद्दाम हुसैन का तख्ता उलटकर अमरीका इराक में अपने मकासद पूरे कर पाया, या फिर उस अमल से ईरान ही मजबूत हुआ? क्या अब अमरीका एक बार फिर इसराइली ख्वाहिश पर ईरान में रजीम चेंज करवा के मशरिक़ वस्ता में बड़ी तबाही का बायस नहीं बनेगा? सबसे बढ़कर अपनी हजारों साल की तहजीब पर फख्र करने कौम क्या इसराइली और अमरीकी ख्वाहिश पर अपनी रजीम के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा बनेगी? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हमाद गजनवी, जैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। डोनाल्ड ट्रंप का सरेंडर या तबाही का बयानिया, ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरानी सुप्रीम लीडर। क्या ईरान में रजीम चेंज की साजिश कामयाब हो पाएगी? शहजाद साहब, ईरान की अपनी तारीख भी है और अमेरिका की रजीम चेंज की भी तारीख मौजूद है। इस वक्त बयानिए दोनों जानिब से जिस जगह आप पहुंचे हैं, क्या ट्रंप जानता है कि ईरान का रिएक्शन किस हद तक जाएगा? ईरानी कौम की इंतहा क्या होगी? आपके ख्याल में कामयाबी मिलेगी डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए, अमेरिका के अंदर भी इस वक्त जो आवाज़ें हैं और वो ख़ास तौर पर इराक और लिबिया के तजर्बे के बाद इस नतीजे पे पहुंची हैं कि जो अमेरिका ने पहले किया, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का अपना बयान है और वो इस पे यकीन रखते हैं कि इराक में जो मदाखलत की अमेरिका ने, वो अमेरिका के लिए गलत कदम था और उसने इराक को डिस्टेबलाइज कर दिया। यानी सद्दाम हुसैन में जिसमें ख़त्म किया गया और उसके बाद फिर वहाँ पे जो क्यास फैला, वहाँ पर फिर इस किस्म के ग्रुप्स को मौका मिला, जिस तरह के दाइश वहाँ पे क्रिएट हुआ और दाइश ने फिर जो मुश्किलात खड़ी की अमेरिका के लिए और बाकी, तो ये सब सबक उनको मालूम है। उनको ये पता है कि जो निज़ाम चल रहा है इसी को ऐसे ही रहना चाहिए। ट्रंप इसी चीज़ में बिलीव करते हैं। ट्रंप जब इस किस्म की गुफ्तगू करता है कि अनकंडीशनल सरेंडर, वो ये कहता है कि आखिरी मौका है वगैरह वगैरह, तो उसकी उम्मीद, आखिरी उम्मीद यही होती है कि ईरान किसी ना किसी तरीके से गिव इन करके बातचीत के अमल में आ जाएगा। उसको प्रेशर किस चीज़ का आता है? इसराइल का। इसराइल चाहता है कि ये जो आयतुल्लाज हैं इनको ख़त्म कर दिया जाए, वहाँ पर अपनी मर्जी की हुकूमत लाई जाए ताकि ईरान का जो मिजाज है उसको बदला जाए और वो इसराइल के फेवर में हो जाए, जिस किस्म से पहले हुआ करता था। क्या वजह है कि ट्रंप ये हमला नहीं करेगा और वो सिर्फ इस वक्त सिर्फ बयानात और जिसे कहते हैं कि एक खतरे की एक अलामत के तौर पर सिर्फ वो बातें करता है? पहली बात तो ये कि इराक वाली गलती होगी, वो नहीं दोहराना चाहेगा। उसका अपना असूल है, अपने असूल के खिलाफ जाएगा अगर वो ये काम करेगा तो। अपने लोगों का जो कि इस पूरे खत्ते में फैले हुए हैं, उनका खातिर खा हिफाजत का इंतजाम और बंदोबस्त अभी तक नहीं कर सका। वरना अमेरिका बहुत सेंसिटिव है अपने लोगों को, अपनी फैमिलीज को, जो मुख्तलिफ जगहों पे बेसिस हैं उनके पूरे मशरक़ वस्ता में, उनको, वरना उनकी पहले हिफाजत करता अगर इस किस्म का काम करता। वो जब ये करेगा, ऐसा कोई काम करेगा, चाहे वो डेजी कटर्स हों, चाहे वो BL
75 BLU-75 हों, चाहे वो 30,000 पाउंडर्स मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स हों, अगर वो एक हमला करेगा तो ईरान को मौका मिल जाएगा इस सारी जंग को फैलाने का, और जितने भी अमेरिका के यहाँ अड्डे हैं उनके ऊपर हमला होगा, उससे ही जंग बहुत खुल जाएगी, फैल जाएगी, और इंतशार और पूरा जो है से कहते हैं क्योस की सिचुएशन आ जाएगी पूरे खत्ते के अंदर। अच्छा, मशरक वस्ता का जो बहरान है वो और गहरा होता जाएगा। यानी ये सिर्फ फिर एक जगह पे रिजीम चेंज नहीं होगी, फिर ये एक ऐसा साइकिल बनेगा डोमिनोज का, क्योंकि हर हर मुल्क दूसरे मुल्क से एक इंकरेजमेंट लेके, इंस्पिरेशन लेके उसके अंदर इस किस्म की चीजें आएंगी। तो बड़ी मुश्किल से मशरक वस्ता एक मुतवाजन किस्म का स्टेबिलिटी, चाहे वो इम्पोज है चाहे वो जिस किस्म की भी है, लेकिन उस हालत पे पहुंचा हुआ है कि लोग माशी तरक्की की उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। अमेरिका भी उनके साथ इस किस्म का मामला करना चाहता है, दुनिया भी एक रिलेशनशिप में है। तो इस सारे निज़ाम को दरम बरम करना वो नहीं चाहेगा। रजीम चेंज का जहां तक ताल्लुक है, जैसा मैंने पहले कहा कि हमें ये नहीं पता कि किस किस्म के लोग आएंगे, ईरान की शक्ल क्या बनेगी। यानी हमें इराक का नहीं पता लगा, हमें लीबिया का नहीं पता, लीबिया आज तक सेटल नहीं हो पाया, सीरिया में आजकल एक बड़ी अनसर्टन सी सिचुएशन है। इस तमाम सबक बताते हैं कि शायद ईरान को, और खास तौर पे एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर के जौहरी में एक एलिमेंट मौजूद है जो कि एक खत्ते के अंदर बहुत अहमियत रखता है, कि उसको इस किस्म के अंजाम की तरफ ले जाया जाए। तो मुझे लगता है कि इसका ईरान भी चाहेगा कि किसी ना किसी तरीके से यहाँ से निकला जाए, जहां पर मामला बहुत बड़ी तबाही का, चाहे वो ईरानी की क्यों ना हो, और उसके बाद फिर ये हो कि उनकी अपनी रिजीम चेंज, पॉलिटिकल चेंज, निज़ाम का चेंज का उसका खतरा हो। तो मेरा ख्याल है ईरान भी अब बातचीत कर रहा है कि वो करना चाहते हैं, अब सिर्फ वो ऊपर से आ रहा है अमेरिका उनके ऊपर के मुझे अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं भी बीच में पीछे बातें हो रही हैं, जिससे आपने खुद जिक्र किया, हमारे अपने आर्मी चीफ आज मौजूद हैं, तो हो सकता है कि इस किस्म की उनकी भी ज़ाहिर है एक मौका मिलेगा उनको बात करने का। तो मेरा ख्याल है कि एक गुफ्तो शनीद और मामला फहमी की तरफ मामला बेहतर तौर पे जा सकेगा। इसराइल को शायद थोड़ा सा जरूर इसका धचका लगेगा, उसने नुकसान भी बहुत उठाया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई रजीम चेंज की तरफ बात जाएगी। दुरुस्त हो गया। शहजाद साहब कह रहे हैं मामला फहमी की तरफ बात जाएगी। यहाँ पे आपके साथ अभी शेयर करते हैं अमेरिकी सदर ट्रंप की अभी अभी इस वक्त मीडिया से की गई जो गुफ्तगू है, उसके कुछ अहम निकात सामने आ रहे हैं, जिसमें वो ये कह रहे हैं, वाज़ेह कर दूं, ईरान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, ईरान से मुताल्लिक अब बहुत देर हो चुकी है, अभी नहीं कह सकता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा या नहीं, ईरान ने मुज़ाकरात में बहुत वक्त ज़ाया किया है, आज भी ईरान के लिए सरेंडर करने का पैगाम है। पिछले दौर में भी कहा था ईरान के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए, हमने ईरान की दफाई सलाहियत को खत्म कर दिया है, आइंदा हफ्ता बहुत अहम हो सकता है, उससे पहले बड़ी कार्रवाई हो। ज़ैगम साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप की राइट नाउ उन्होंने जो मीडिया से गुफ्तगू की है वो मैंने आपके सामने रखी है। क्या रजीम चेंज होगी, क्या मामला फहमी होगी? एक माजी है, मशरिक़ वस्ता में जितनी रजीम चेंज हुई, मुसद्दिक से लेके, सद्दाम से लेके, बशारुल असद से लेके मोहम्मद क़ज़ाफ़ी, रजीम चेंज मतलूबा मकासिद नहीं पूरे उस तरह कर पाए देरपा बुनियादों पर। आपको लगता है रजीम चेंज की साजिश कामयाब होगी? क्या कामयाबी मिलेगी अमेरिका को? ट्रंप साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं और अभी जो अमेरिका का बयानिया है, उससे तो ये ज़ाहिर हो रहा है कि सफारती हल दूर होता जा रहा है और दबाव के ज़रिए, ताकत के ज़रिए अमेरिका और इसराइल ईरान की मुकम्मल इताअत चाहते हैं। मैं नहीं समझता कि वो रजीम चेंज का सोच रहे हैं, वो रजीम कलैप्स का सोच रहे हैं, क्योंकि रजीम चेंज का उनके सामने कोई प्लान नहीं है। अगर इस हुकूमत को निकाल बाहर करते हैं तो किस तरह से निकालेंगे? ईरानी अवाम का कौन सा तबका इतना बड़ा जो उनके साथ खड़ा होगा? कौन सा लीडर, कौन सी जमात है जो इस हुकूमत की जगह सामने आएगी? रज़ा शाह वाकई ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम, जिसके दादा को अंग्रेज़ों ने मुसल्लत किया था और उसके पोते को निकाल दिया ईरान के लोगों ने, क्या उसको अवाम कबूल करेंगे? ये तो कोई फार्मूला ही नहीं है। ईरान सरेंडर नहीं करेगा। सर, मुजाहिदीन खल्क भी वहां पर है, अमेरिका तो एब्सोल्यूट सरेंडर मांग रहा है, गैर मशरूत सरेंडर। जी, मुजाहिदीन खल्क की कोई हैसियत नहीं है, चंद हजार से ज्यादा उसके साथ कोई लोग नहीं है, वो बड़े अरसे से कोशिश कर रही है। सद्दाम हुसैन की भी मेहमान थी। देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका क्या मतलब है? दोनों सूरत में रजीम कोलैप्स, कि अगर नहीं मानते तो इसका क्या मतलब है? हम हमले जारी रखेंगे। आप देखिए, इसराइल को सिर्फ एक चीज में अमेरिका की जरूरत है। इसराइल को अमेरिका ने तमाम असला दिया हुआ है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी जो अमेरिका के पास है वो मौजूद है। सिर्फ एक बमबार तैयारा उसको ऐसा चाहिए जो जाकर बंकर बस्टर बम फेंके, और सिर्फ एक साइट है
फरदौ की, जहां पे पहाड़ के अंदर गहरी न्यूक्लियर साइट है, उसके लिए चाहिए। उसके अलावा अमेरिका की उसको कोई ज़रूरत नहीं। अमेरिका का तमाम ताउन उसको मौजूद है, हथियार मौजूद हैं, उसको हथियार मज़ीद भी मिलते रहेंगे, माल उसको मिलता रहेगा। $24 बिलियन पिछले साल मिले, इस साल भी मिल जाएंगे। तो अमेरिका को डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है इस ईरान को मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए। ठीक। और कोलैप्स का ये मतलब है कि जिस तरीके से वो पूरे शहर को कह रहे हैं तेहरान को खाली कर दो, जिस तरह वो हुकूमत के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं, लीडरशिप को निशाना बना रहे हैं, तो ये उनकी ख्वाहिश है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन ईरान सरेंडर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उसकी 3 वजूहात हैं। पहली बात यह है कि एक नज़रियाती हुकूमत है जिसकी एक नज़रियाती बुनियाद है, और वो बुनियाद मज़ाहिमत पर है, वो बुनियाद शहादत पर है, और वो बुनियाद इस्तेमार और बरतानिया की और अमेरिका की मुज़ाहिमत पर है। और उनका मॉडल जो है वो खैबर भी है और करबला भी है। और बहुत दिलचस्प बात है कि उनकी इस नज़रियाती बुनियाद में, इस जो फ़िक्री बुनियाद में, उस पर सबसे ज़्यादा असर इकबाल का है, अल्लामा इकबाल का है। उनके जो रहबर हैं वो भी इकबाल के स्कॉलर है, उन्होंने किताब लिखी है इकबाल पे। दूसरी बात कि अगर ईरान मानता है, अगर ईरान सरेंडर करता है, तो कितना बड़ा अवामी रद्द अमल होगा उसके अपने। ज़ैगम साहब, ईरान कह रहे हैं दबाव पे हम कुछ भी नहीं मानेंगे, ना हम जंग मानेंगे, ना हम कुछ भी नहीं दबाव पे। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसी तरह है, बिल्कुल इस तरह वो नहीं मानेंगे। और एक बात जिसका इस वक्त ये अंदाजा नहीं कर रहे कि ईरान इतना कमजोर मुल्क नहीं है, उसकी टेबल पर बहुत से कार्ड हैं, वो बहुत तकलीफ दे सकता है। उसके पास एटम बम नहीं है, लेकिन वो एटम बम जितनी तकलीफ रीजन को भी दे सकता है, अमेरिका को भी दे सकता है, दुनिया को भी दे सकता है। ठीक। जिस जगह पे वो जोग्राफियाई तौर पे मौजूद है, वहां से जो वसाइल गुजरते हैं, खाली स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से, तो इतना आसान काम है कि 1 घंटे में वो कर सकता है। बहुत से काम इस वक्त ईरान इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि वो नहीं चाहता कि अमेरिका शामिल हो जाए, मुदाखलत करे। लेकिन अगर मामला वहां जाता है कि जहां पे अमेरिका शामिल होता है या बात बराबर हो जाती है, तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज भी बंद हो सकती है। अमेरिका के जो अड्डे जिन अरब मुल्कों में शामिल है उन पे हमला हो सकता है, जंग फैल सकती है, माशी तौर पर बहुत बड़ी बर्बादी हो सकती है। और आखिरी बात मैं करूंगा कि प्लान ये है कि शायद अभी 1 कदम पीछे हटेंगे, जिस तरह पहली गल्फ वार में सद्दाम के साथ किया था, शदीद पाबंदियों के जरिए, माशी बदहाली के जरिए, आलमी तनाई के जरिए अवाम को नाराज करके ये कोशिश करेंगे कि थोड़ा टाइम लेकर यही काम बाद में हो गया ज़ैगम साहब। अभी हमने आपके साथ शेयर किया, यहाँ पर अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान से मुतालिक जो कुछ कहा है, मगर मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान का भी जिक्र आया है। इफ्तिखार साहब, आपकी तरफ सवाल लाने से पहले जो पाकिस्तान का जिक्र किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान को पसंद करता हूँ, पाकिस्तान अहम एटमी ताकत है, मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। अगले सेगमेंट में हमने बात तो करनी है कश्मीर के मामले पर लेकर, वहाँ पर भी डेवलपमेंट है, लेकिन पाकिस्तान की जो अहमियत की बात यहाँ वो खुद कर रहे हैं, बीइंग एन एटमी पावर, और इधर से ईरान वाला मामला है जो कि हमारा हमसाया मुल्क, और वहां एक अहम मुलाकात होने जा रही है। ईरान डटा हुआ है, अमेरिका की हर नई धमकी में ईरान में इत्तेहाद और मुज़ाहिमत की क्या नई लहर उठेगी, क्योंकि वहां से गैर मशरूत सरेंडर मांगा जा रहा है। अब उसको खित्ते का एहसास है, अहमियत का भी पता है, एलाइज भी यहां मौजूद हैं। आपके ख्याल में ईरान के अंदर किस हद तक अमेरिका जा पाएगा या टाइम लेगा? आयशा, मुझे तो वाज़ का तो ये लगता है कि पहलगाम भी एक इसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, और इसमें भी यहूदी शामिल थे कि वो देखना चाहते थे कि ये जो एक मुसलमान मुल्क है और जिसकी 25 करोड़ आबादी है और जिसके पास एटम बम भी है, और उसका हमसाया जो है वो अरब से ज़्यादा लोग रखता है, और उसके पास भी एटम बम है, और वो बहुत ज़बरदस्त एंटी पाकिस्तान उसका रवैया रहा है। देखते हैं होता क्या है। तो उसके नतीजे में जो हुआ, उससे उनके काफ़ी प्लान चेंज हुए, और अब वो मजबूर हैं एक रास्ता जो हमने थॉट प्रोसेस बदल दिया उनका। गेस मैं बताता हूँ कैसे क्या हुआ। बहुत अच्छी बात कही हमारे कोलीग ने कि अब रास्ता सिर्फ एक है कि वो बम इस्तेमाल किया जाए जो तोरा बोरा में इस्तेमाल किया गया। पहली दफ़ा उसको टेस्ट किया गया तोरा बोरा में, जब ये पीछे पड़े हुए थे, उस आदमी को ढूंढ रहे थे, उसामा बिन लादेन को। वो बम जो है उसकी वो अगर इस्तेमाल होता है तो उसकी डेप्थ बहुत है, बहुत गहराई तक जाके वो तबाही कर सकता है।
اور ایران کے بارے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو بھی وہ کوشش کر رہا ہے افزودگی کی، وہ ایک ایسا پہاڑی علاقہ ہے جس میں بہت نیچے گہرائی میں جا کے وہ یہ پورے کے پورے پروسیس کو چلا رہے ہیں۔ اسرائیل کبھی بھی وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا اگر امریکہ اس کی مدد نہیں کرتا، اور اگر امریکہ اس کی مدد کرتا ہے تو میرے دوستوں نے جو کہا تو پھر اس خطے کے اندر اتنا خوفناک کھیل ہوگا جس کا تصور شاید ٹرمپ کو ہے۔ اسی لیے ٹرمپ ایک ایسے آدمی سے لنچ کرنے کے موڈ میں بیٹھا ہے کہ شاید اس لنچ کو بھی استعمال کیا جائے، کیونکہ برطانیہ نے اور جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے بھی آج ایک جو بات کی ہے وہ ثالثی کی ہے، تو کل تک تو ثالثی کی یہ بات ہمیں سنائی دے ہی نہیں رہی تھی۔ G7 کی بات میں جو ممالک رشیا بھی دے چکا ہے، رشیا بھی کہہ چکا ہے جس کو ٹرمپ نے ویلکم رشیا بھی کہہ چکا ہے، اور G7 کی میٹنگ اس میں یہ بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جو بڑا گروپ ہے وہ یہ ہے برطانیہ کا اور یورپین ممالک کا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ثالثی کی بات کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ ٹرمپ ثالثی کا رستہ چاہتا ہو، لیکن اب خود نہیں کہہ سکتا کیونکہ بڑا بہادر بن چکا ہے، تباہی چاہتا ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اور اٹھتا ہے کہ جناب جس طرح ہمارے دوستوں نے کہا کہ اگر اس رجیم چینج ہو جاتی ہے، رجیم چینج کرنے کے لیے متبادل وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا آج تک، ابھی تک، اور جس کے بیٹے کو لیے پھرتے ہیں، تصویریں جاری کر رہے ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، تو پھر کیا اتنی بڑی افراتفری اس پورے کے پورے خطے میں پھیل جائے گی؟ صحیح۔ اور کیا وہ ساری افراتفری کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے امریکہ؟ اور میری بات یاد رکھیں، ان کے جو بحری جہاز پھر رہے ہیں نا دائیں بائیں، ایک دو میزائل اس پہ مارنے مشکل نہیں ہے۔ جب ایران کو یہ پتہ لگ گیا کہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے جیسا وہ کہہ رہے ہیں، تو پھر تو وہ ایک آدھا میزائل دائیں بائیں بھی جا سکتے، کیا ہوگا؟ جو ہو رہا ہے اس وقت ایران کے ساتھ، اس سے بدتر اور کیا ہوگا؟ اس بم کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ بم آئے اور پینیٹریٹ کرے اور ان کی جو زندگی جواب دیں گے بھرپور، آپ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ بہت خطرناک کھیل ہے، بڑے آرام سے تحمل سے سوچا جائے۔ مجھے ہوپ ہے، ٹھیک ہے، 49% میں امید کرتا ہوں کہ بات ڈائیلاگ پر جائے گی۔ 51 کے بارے میں مشکوک ہوں کیونکہ نہ مجھے ٹرمپ کی سمجھ آتی ہے، ٹھیک ہو گیا افتخار صاحب، حماد صاحب کو شامل کرتے ہیں۔ حماد صاحب، میں نے جو بالکل ابھی کی گفتگو ہے امریکی صدر ٹرمپ کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بات بہت آگے چلی گئی ہے، ایران نے مذاکرات میں وقت ضائع کیا ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے کہ امریکہ ایران پر حملہ کرے گا یا نہیں، لیکن دیر ہو چکی ہے، لیکن وہ ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ ہفتہ اہم ہے۔ آپ کے خیال میں اسرائیل کے خلاف ایرانی غصہ ایک رد عمل تک رہے گا؟ امریکہ کا شامل ہونا کسی بڑے طوفان کی طرف لے جائے گا معاملے کو؟ معاملہ تو طوفان کی طرف جا چکا ہے، اور اس کے پہلا قدم جو ہے بلکہ ایک سے زیادہ قدم اٹھائے جا چکے ہیں، اور اب تو ہم اگلی باتیں سن رہے ہیں۔ یعنی پہلے ٹرمپ صاحب کا رویہ یہ تھا کہ وہ بالکل براہ راست جنگ کا حصہ بننے کا اشارہ نہیں دے رہے تھے۔ اب جب انہوں نے کل یہ فریز استعمال کیا کہ ہم، یعنی انہوں نے ایک پارٹی کے طور پر اپنا ذکر کیا اسرائیل کے ساتھ، تو اس سے وہ ایک قدم آگے چلے گئے۔ پھر انہوں نے جب خامنائی صاحب کے قتل کی بات اس طرح کر دی تو اس سے بھی لگا کہ وہ اب بالکل کھل کر بے نقاب ہو کر سامنے آ رہے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے جو انکنڈیشنل سرنڈر پہ اب وہ اصرار کر رہے ہیں، کل بھی انہوں نے کہا کہ آپ نے گفتگو کا حوالہ دیا کہ وہ انکنڈیشنل سرنڈر کی بات کر رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے یہ سارے ہم یہ دیکھیے یہ کوئی معاملہ ہے راتوں رات تو نہیں اس طرح ڈیولپ ہو گیا۔ اس خطے کی ایک تاریخ ہے، اسرائیل ایک تیاری کر رہا ہے، اسرائیل ایک طرف بڑھ رہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں نتنیاہو صاحب نے تو کبھی شرمائے نہیں وہ یہ کہتے ہوئے کہ ہم اس خطے کی شکل، اب فیس آف دا ریجن چینج ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو وہ ایک ڈیزائن رکھتے ہیں، انہوں نے اپنے آس پاس کے ملکوں کو کس طرح پہلے ٹیم کیا، اور ایران ایک واحد جگہ تھی جو رہ گئی تھی، پہلے اس کی پراکسیز کو ختم کیا گیا ہے اور اب ایران پر براہ راست حملہ کر دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے اگر کوئی خیر کا پہلو نکلنے کی توقع دوستوں کو ہے تو میں بھی چاہتا ہوں کہ ایسی توقع میں بھی باندھوں، لیکن اس کے آثار کم ہیں۔ یہ جو ملک کہہ رہے ہیں، جو بات ہو رہی ہے، کہ ہم نے پہلے بھی ایسا دیکھ چکا ہے اور ہم 100 جنگیں بھی دیکھ چکے ہیں، 100 وارز ان فیکٹ، یعنی فیکچولی اسپیکنگ امریکہ جس میں انوالو رہا۔ تو اس میں تو اسرائیل بذات خود ایک ایسی طاقت ہے، جیسے دوست نے کہا بھی کہ ان کو زیادہ مدد کی بھی ضرورت نہیں ہے، سوائے ایک دو اہداف ہیں
जिन्हें हासिल करने के लिए इसराइल को अमेरिकी फौजी ताकत की जरूरत है, वरना वो खुद कफील है इस मामले में। सही। और वैसे ये सारा जो मंसूबा, जैसे दोस्त कह रहे हैं कि ये इट इज काइंड ऑफ bereft ऑफ इमेजिनेशन, जैसे रजा शाह पहलवी पे वापस जाना, यानी इसका मतलब है कि वो आगे की बात नहीं है। वहां पे ग्राउंड की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको साफ नजर आए कि ये हुकूमत एक रिप्लेसमेंट मौजूद है। लेकिन क्या जो पहले मुल्क जिनमें हम इस वक्त एनर्जी देख रहे हैं और जिन पे हमले हुए, जो तबाही का शिकार हुए, जहाँ एनर्जी फैली और आज तक फैली हुई है, जहाँ कभी हम वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन ढूंढने ये असाब चले गए थे और आज भी न्यूक्लियर ताकत को खत्म करने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी जो सूरत हाल है, इसके अकब में जो मंसूबा काम करता है, जो हमने देख भी लिया है कि ये इन इलाकों के वसाइल हैं और जिनमें दिलचस्पी है, स्टेबिलिटी में किसी की दिलचस्पी नहीं, स्टेबिलिटी इस हद से आगे ज्यादा इतनी अनस्टेबल ना हो कि मफादात को तक पहुंचना शुरू हो जाए तो अनस्टेबल रहे। हमें तो नहीं मालूम कि इन मुल्कों में, लिबिया में कौन हुक्मरान है, मैं और आप तो नहीं जानते जब तक कि आप इसके तालिब इल्म हो और आप इस पर गहरी नजर न रखे हुए हो। तो ये खित्ते में जो हुआ, हम समझते हैं कि इब्तदा में तकरीबन अमेरिका का वही रोल था जो पाकिस्तान और भारत की जंग में था। इसराइल से उसके ताल्लुकात ज्यादा मुस्तहकम है, लेकिन उन्होंने पहले हल्की सी गैर जानिबदारी और फिर वो इंतजार करके जब एक सूरत हाल वाज़ेह हो गई, जब पाकिस्तान और इंडिया की सूरत हाल वाज़ेह हो गई थी, तो उन्होंने अमन के पैगाम देना शुरू कर दिया था। इस वक्त वो जंग की धमकी दे रहे हैं क्योंकि इसराइल जो है उसका पलड़ा भारी है, वहां भी है, उसकी ताकत ज्यादा। इस सारी खेल में बात खत्म कर रहा हूँ कि पाकिस्तान का क्या रोल है, वो जैसे अंग्रेजी में मुहावरा लंच, तो हम अभी इंतजार करेंगे किसका क्या आउटकम होता है। लेकिन हमें चाइना को नाराज किए बगैर करना है जो भी करना है। जी ठीक हो गया जी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे ट्रंप की कश्मीर पर सालसी की पेशकश, भारत का जवाब। ट्रंप एक कदम पीछे हटे हैं मगर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रोस ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर सकते हैं, लेकिन वो किसी भी फरीक को ये पेशकश कबूल करने पर मजबूर नहीं कर सकते। ब्रीफिंग के दौरान सवाल किया गया कि भारत सदर ट्रंप की सालसी की पेशकश को मुसलसल मुस्तरद क्यों कर रहा है। तर्जुमान महकमा खारजा का कहना था, जैसा कि सदर ट्रंप ने कहा है कि हर किसी को ये हक हासिल है कि वो अपने मुस्तकबिल का तायुन खुद करे। वो मदद की पेशकश करते हैं और ये उस पर मुनहसिर है कि जिसको ये पेशकश की जा रही है वो इसे कबूल करता है या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर को 1000 साला तनाज़ा करार देते हुए हालिया हफ्तों में कई बार इसके हल में मदद की पेशकश की है, तहम भारत इस मामले पर अपनी रिवायती हठधर्मी का मुजाहिरा कर रहा है। अमरीकी महकमा खारजा की इस ब्रीफिंग से यही सवाल जन्म लेता है कि क्या अमेरिका ने सुपर पावर बनने के बाद वाकई बाज मसाइल के हल में सालसी की पेशकश की और कभी भी क्या उस पेशकश को कबूल करने पर मजबूर नहीं किया। अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान से मुताल्लिक भी सदर ट्रंप ने यह कहा कि मैंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, पाकिस्तान को पसंद करता हूं, वो अहम एटमी ताकत है, पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। इसी पूरी गुफ्तगू पर जो ट्रंप का मौक़िफ़ है खित्ते पाकिस्तान भारत को लेकर, इसी पर सवाल रखेंगे। अमरीकी महकमा खारजा का मौक़िफ़ सालसी की पेशकश कर सकते हैं, मजबूर नहीं। 78 साल से कश्मीर पर भारत का कब्जा, क्या कोई गासिब मजबूर किए बगैर सालसी की पेशकश कबूल करता है? ज़ैगम साहिब। इस वक्त तो हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि हमने मुज़ाकरात को भारत की और मोदी की शेड़ बना दिया है। और उससे भी दिलचस्प बात ये हुई है, वो जिस तरह क्लास में एक बच्चा होता है ना जो सब कुछ छेड़ता है और बाज़ोकात वो किसी के पीछे पड़ जाता है, तो हमारे हाथ वो ट्रंप उस छेड़ू बच्चे की शक्ल में आ गया है जो इंडिया के पीछे लगा हुआ है, और आगे आगे इंडिया है और पीछे पीछे ट्रंप है। इट्स क्वाइट एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। देखिए, भारत अपने बायलैटरलिज्म के जो मौक़िफ़ है उससे तो नहीं हटेगा। ज़ाहिर है वो एक बड़ा मुल्क है, और बड़ा मुल्क क्या हो, हमने देखा कि ईरान के साथ सब कुछ करके मजबूर नहीं कर सकते, तो ज़ाहिर है किसी को मजबूर करके तो मुसालियत पर नहीं लाया जा सकता। ये तो अकल भारत को खुद होनी चाहिए कि ना वो बायलैटरलिज्म से पाकिस्तान के साथ अपने मसाइल हल करने को तैयार है और ना ही वो मुसालियत का रास्ता अख्तियार करने को तैयार है। और इसका नुकसान भारत को हो रहा है, और उसके अपने सियासतदान कह रहे हैं। राहुल कह रहा है कि तुमने पाकिस्तान और चीन को इतना करीब कर लिया है जो हमारे लिए ख़तरनाक है। उसके एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि आर्टिकल 370 को रिवोक करने के बाद 2019 में भारत और चीन के दरमियान में खतरनाक हद तक दूरी आ गई है। तो कोई हमें मसला नहीं है इस वक्त, कोई हमें खतरा नहीं है।
اگر بھارت بات نہیں کرنا چاہتا تو پاکستان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کو البتہ ایک اخلاقی ایک برتری پوری دنیا کی کمیونٹی میں مل گئی ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, ہم مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں, ہم جنگیں نہیں چاہتے. تو بھارت خود اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے اور پاکستان کی جو سفارتی صلاحیت ہے اور جو سفارتی اہمیت ہے وہ بڑھ رہی ہے. ادروائز کوئی ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہے, گیم الٹ چکی ہے. ہمیں آئسولیٹ کرنے کی ہر کوشش بھارت کی ناکام ہو چکی ہے. اب اگر وہ پاکستان سے بات نہیں کر رہا تو خود کو اب ڈپلومیٹیکلی پاکستان سے آئسولیٹ کر رہا ہے, اپنا نقصان کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب, کیا واقعی امریکہ نے اپنے یا اپنے اتحادیوں کے مفادات کے لیے ایشیا, یورپ, لاطینی امریکہ یا افریقہ میں بات کی جائے مسائل کے حل کے لیے کبھی بھی کوئی پیشکش نہیں کی ثالثی کی, یا مجبور نہیں کیا ثالثی کی اس پیشکش کو ماننے کے لیے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک طرف وہ خود کہتا ہے کہ مجبور نہیں کیا جا سکتا, ٹھیک ہے, اور ایک طرف ایران کے معاملے میں اس کا رویہ کچھ اور ہے. میں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت پر وہ دو مختلف موقف اختیار کیے بیٹھے. اب ہندوستان نے جو حرکت 370 کے بعد کی ہے تو آپ یقین کریں کہ میرے لیے اس نے ایک رستہ کھول دیا کہ جو LOC ہے اس کو میں نہ تسلیم کروں, کیونکہ میں LOC کو تب تسلیم کرتا جب شملہ معاہدے کو میں تسلیم کرتا مکمل طور پہ. کہ شملہ معاہدے میں جو پوزیشن تھی کشمیر کی وہ 370 سے مختلف تھی. ٹھیک, جہاں پر وہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی تعریف بھی کر رہے ہیں کہ ایکسٹریملی انفلوئنشل رہے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ اور معاملے کو رکوانے کے لیے. میجر کہا گیا ہے کہ میجر 2 ایٹمی قوتیں ہیں. شکر ہے اس کو تو مان لیا گیا. دیکھیں میں آپ کو سیدھی سی بات بتاؤں, ثالثی کی پیشکش کر سکتے ہیں, مجبور نہیں کر سکتے, یہ ڈیکاٹمی ہے, یہ ایک دوہرا پن ہے. شرمندگی نہیں ہو رہی ان کو بھارت کی طرف سے بھی؟ نہیں, دوہرا معیار ہے نا عائشہ, یہ آپ کے سامنے ہے نا کہ ادھر کہا جاتا ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی بات ہی نہیں کرنی, انکنڈیشن ہماری بات مانو, انکنڈیشن ختم کر دو, اپنے ہتھیار پھینک دو, ہماری ہر بات مان لو. اور ادھر ثالثی کی یہ بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ ثالثی کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ غلط ہے بالکل. میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ٹرمپ کو جو ایک توقع ہے کہ اس کو کیا ملے گا, وہ کیا ہوتا ہے, ایک تمغہ ہوتا ہے, وہ نوبل پیس پرائز, نوبل پیس جو پرائز کے چکر میں ہے, پتہ نہیں ہے اس کھیل کے اندر یہ وہ لیتا ہے یا اس دنیا کو اور تباہ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے اپنے پچھلے پوائنٹ میں کہا, یہ اگر خطرہ بڑا تو یاد رکھیے امریکن اپنے فوجیوں کی لاشیں نہیں برداشت کرتے, یہ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے. اور امریکہ کے فوجیوں کو مارنا کوئی مشکل پھر نہیں رہے گا ایران کے لیے. جب ایران میں حکومت نہیں ہوگی, کچھ نہیں ہوگا, وہاں کا آیت اللہ خمینی قتل کروا دیا جائے گا, وہاں پہ کچھ رہنے نہیں دیا جائے گا, تو پھر وہاں پہ جس کی مرضی جو آئے گی وہ کرے گا. درست ہو گیا جی. ایک بریک لیتے ہیں, شہزاد صاحب اور حماد صاحب کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے. پروگرام کے آخری حصے میں ایک بار پھر خوش آمدید. شہزاد صاحب, آج امریکی محکمہ خارجہ کا موقف سامنے آیا کہ ثالثی کی پیشکش کر سکتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ بار بار پاکستان اور بھارت کا ذکر کر رہے ہیں, جنگ رکوانے کی بات کر رہے ہیں, پھر وہ ثالثی کی بات کرتے ہیں. بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے, کوئی جواب نہیں دے رہا, بائی لیٹرل پہ رہنا چاہتا ہے. مگر ٹرمپ نے آج دوبارہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا ہے کہ بہت پسند ہے, اہم ایٹمی طاقت ہے, میں نے جنگ رکوائی ہے, ایک اہم ملاقات بھی ہونے جا رہی ہے. کتنی اہمیت ہے اس وقت اس ملاقات کی, چاہے خطے کی بات کی جائے یا کشمیر کے تناظر میں بات کی جائے؟ دیکھیے, مجھے نہیں معلوم کہ ہم ثالثی سے کیا توقع لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کیا چاہتے کیا ہیں, ثالثی میں ہمیں کیا حاصل ہوگا. یہ ثالثی اگر کامیاب ہو بھی جائے اور یہ ہمیں بٹھا بھی دیں تو ہم کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ کشمیر ان سے لے کے ہماری جھولی میں ڈال دیں گے؟ یقیناً ایسا تو نہیں ہوگا نا, ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, اب اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ مجبور کر سکتے ہیں, چھین کے بھی نہیں دے سکتے, لڑ کے بھی نہیں لے کے ہمیں کر کے دے سکتے. تو یہی کہیں گے ہمیں اگر بٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ آپ دونوں ملک بیٹھیں اور اپنے معاملات کو حل کریں. اچھا, اب 2 طریقے ہیں حل کرنے کے. UNSC ریزولوشن جو ہیں, یعنی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں, اس کے مطابق کشمیر کا مسئلہ حل کیا جائے. اب وہ تو 75 سال سے بیٹھا ہوا ہے, اسی طریقے سے اس پہ تو کوئی 1 انچ بھی پروگریس نہیں ہوئی ہے. تو یہ اکیلا ٹرمپ وہ 76 سال کا جو بیگیج ہے اس کو کس طریقے سے توڑ کے آگے کی طرف جا سکتا ہے؟ یعنی وہ نہ ہمیں مجبور, ہم تو چلیں پھر بھی تیار ہو جائیں گے, بھارت کو تو مجبور نہیں کر پائے گا کہ اچھا تم اس کے اوپر کچھ قدم اٹھاؤ. بہت ساری اور اس کے اندر قباحتیں ہوں گی, بہت سے لوگوں کو اور ساری دنیا کو شامل ہونا پڑے گا. اقوام متحدہ بحیثیت ادارہ فیل ہوا اس چیز کے اندر, تو کیا کر سکتا ہے اگر وہ یہ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں کوئی اور
क्रिएटिव सिचुएशन की तरफ लेके जाएगा, सोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। यही करेगा ना कि आओ मैं तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे मामलात को हल करता हूँ। उसके अंदर कश्मीर भी एक तरीका होगा कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग का, कहेगा अब तुम बैठ गए हो, अब सारे मामलात आपस में बातचीत करके, मैं बाहर बैठा हूँ दरवाजे के बाहर, आप लोग आपस में बैठें और मामलात को हल करें। ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग होगा। सही। अच्छा, ये कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग आप पिछले कोई 87 के बाद से ये आप किए जा रहे थे, 98 में जाके खत्म हुआ। 11 साल आपको उलझाए ठीक। सिर्फ डायलॉग में 1 इंच की मूवमेंट कहीं नहीं हुई। सही। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब तक हम अपने जहनों को थोड़ा सा आजाद नहीं करेंगे, कोई तखयलाती कंसेप्चुअल सोल्यूशन लेके किसी के पास नहीं जाएंगे, तो ना ट्रंप के पास इतना वक्त है कि हमारे मसाइल को हल करे, ना यूरोप के पास इतना मसला है, हम खुद उसके ऊपर एफर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, हम खुद उन मसलों को हल ढूंढने के लिए तैयार नहीं, तो कोई और हम पे इतना एफर्ट क्यों लगाएगा कि और मैं बताता हूं उसको कैसे हल करना है। ठीक हो गया। कश्मीर की आजादी एक्सेप्टेबल है पाकिस्तान को? करना कुछ नहीं भी। नहीं एक्सेप्टेबल है ना, एक्सेप्टेबल है या नहीं है? ये मानो, सबसे पहली बात यह है कि ये माने ऑफिशियल लेवल के ऊपर कि हाँ हम ये भी सोच सकते हैं। जब तक आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, कोई मसला किसी को मजबूर नहीं कर सकते। भारत अपनी जगह पे फंसा बैठा है, पाकिस्तान इधर फंसा बैठा है, और इस उम्मीद पे कि अल्लाह करेगा एक दिन यहाँ पे हर चीज ठीक हो जाएगी, मसला हल। ठीक हो गया। हमाद साहब, कश्मीर का मसला इंटरनेशनलाइज तो हुआ है हालिया कशीदगी के बाद, मगर मोदी की ट्रंप को फोन कॉल और फिर जो अमरीकी महकमा खारजा कह रहा है, क्या समझा जाए मामला एक बार फिर साइलेंट मोड में? मुसलसल हिंदुस्तान की कोशिश है कि ये मामला जो है इसको दबाया जाए और इसको 2 मुल्कों के दरमियान एक मामला करार दिया जाए, जैसा कि शिमला अकॉर्ड के तहत है भी। लेकिन वो मुसलसल इस कोशिश में है कि दुनिया में इसका जिक्र ना हो, ये नसीयन मनसिया हो जाए, जैसे कभी था ही नहीं, ये कोई मसला ही नहीं, ये आपस में बैठ के हम लोग खुद हल करेंगे और दुनिया इससे लाताल्लुक हो जाए। तो ये इसमें उनको कामयाबी नहीं हो सकती। अब तो ये मामला खैर और भी उछल गया। आप देखिए वो आखिरी हद तक गया, यानी कश्मीर का स्टेटस चेंज किया, जो हम 370 और सही की बात करते हैं। 2019 में जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दीली की और कश्मीर की हैसियत को तब्दील किया, लेकिन उसके बावजूद हुआ क्या कि आज वो इशू अपनी तमाम तर आबोताब के साथ लौट आया। सही। उसके बायस पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक और जंग लड़ चुके हैं। लिहाजा तमाम कोशिशें जो है आज तक इस मसले को दबाने की, वो कामयाब नहीं हो सकती। और अब ये देखिए दोबारा उसी रास्ते पर आया हूँ कि हम जालसी कबूल नहीं करेंगे, हम तो आपस में बैठ के हल करेंगे। और क्योंकि अमेरिका ने भी ये साथ बयान दे दिया कि हम मजबूर तो नहीं कर सकते, विच इज अंडरस्टैंडेबल, तो वो मजबूर उन्होंने क्या करना है, लेकिन बार बार इसका तस्करा इस तरह हो रहा है कि ये एक मसले के तौर पर इसका आया हुआ है, ये दोबारा लौटा है और सारी दुनिया की तवज्जो इस तरफ हो गई है। अब इसमें आगे जो ये बैक बर्नर पर डालने की जो ख्वाहिश है, इसको जख्म पहुंचेगी। अब इसका दोबारा तरीका देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। ठीक है हमाद साहब, आपकी आवाज़ उस तौर पर नहीं पहुंच रही, प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।